स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। आज से लगभग 120 साल पहले ये बात कहकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की हाल ही में 101वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इनका स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है वो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आज इस लेक्चर में मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल गंगाधर तिलक का जीवन। तो चलिए आज एक स्पेशल क्लास में देश के इस महानायक के जीवन के बारे में हम जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट दोनों में आपको दिख जाएगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में ऑप्शनल की तैयारी के लिए भी हमने प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया है, सो डू चेक दैट आउट। 2 अगस्त की रात तक जो ऑफर चल रहा था वो अभी ऑनगोइंग है। 49,680 में आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में हुआ था। दिन था 23 जुलाई और इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। आज के समय महाराष्ट्र है, तब उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो रत्नागिरी जिला जो है, जो सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में स्थित है, कोस्टल एरिया है, कोंकण वाला एरिया है, वहां पर इनका जन्म होता है एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में। इनके पिताजी एक शिक्षक थे और संस्कृत के विद्वान भी थे, लेकिन जब बाल गंगाधर केवल 16 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 16 साल की उम्र में तिलक की शादी होती है तापी बाई से और शादी के बाद इनका नाम रखा जाता है सत्यभामा बाई। ये वो घर है जहां पर इनका जन्म हुआ था। आज भी ये घर मौजूद है रत्नागिरी में। 21 साल की उम्र में बाल गंगाधर तिलक बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी कर लेते हैं, बीए इन मैथमेटिक्स। इनको पढ़ने भेजा गया था डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, जो उस समय के बहुत अच्छे कॉलेजेस में से था, आज भी है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तिलक एमए करने के लिए भी आगे गए, लेकिन एमए कोर्स छोड़कर बाद में उन्होंने लॉ ज्वाइन कर ली और 1979 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल करी। उसके बाद इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया एक प्राइवेट स्कूल में पुणे में। कुछ समय तक अध्यापन कार्य करने के बाद तिलक के स्कूल ओनर्स के साथ कुछ मतभेद हो गए, जिसके कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और ये डिसाइड किया कि अब वो पढ़ाएंगे नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट बनेंगे, पत्रकार बनेंगे। ये वही समय था जब तिलक पब्लिक अफेयर्स में अपना ध्यान देना शुरू करते हैं कि देश में क्या चल रहा है, सरकार कैसे काम चल रही है, क्या लोगों का भला हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह के जो डे टू डे में पब्लिक लाइफ में जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उस पर उनका ध्यान आकर्षित होता है और इसी समय वो पत्रकार बनने की भी ठानते हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो डेवलप होनी स्टार्ट होती है। तो बाद में उन्होंने अपनी कई किताबों में ये बात लिखी थी और उसी समय उन्होंने इस बात को रियलाइज करना भी स्टार्ट किया था एक यंग एज में, 23-24 साल की उम्र में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो उस समय उन्होंने अपनाई अपने जीवन में और लोगों को भी बतानी शुरू करी, वो ये थी कि पहला, धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी ये दोनों अलग नहीं है, काफी इन्वॉल्व हैं। हम धर्म को और प्रैक्टिकल लाइफ को सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा, अपने देश को अपना परिवार बनाना ही सच्ची देशभक्ति है, वही रियल स्पिरिट है। अपने आप के लिए तो सभी काम करते हैं, देश के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है। और देश के बाद सेकेंड स्टेप पर आता है ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत की सेवा, और फिर उसके बाद है भगवान की सेवा। तो ये स्टेप होने चाहिए कि आपका देश, इंसानियत और फिर भगवान। तो आदमी को इस सीक्वेंस में काम करना चाहिए। सन 1880 में तिलक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया स्कूल स्थापित किया। इसका नाम रखा गया न्यू इंग्लिश स्कूल। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहां पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, अंग्रेजी पर फोकस था। और इनके जो मित्र थे उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किन्होंने करी थी। उसमें आपको कई ऑप्शन दिए जाएंगे। तो तिलक तो ऑब्वियस है, लेकिन गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जैसे नाम भी अगर आप याद रख सकें तो प्लीज याद रखिएगा। अब मैं आपको यहां पर यह बात बता देता हूं कि देखो, लेक्चर का पर्पज यह है कि हम तिलक के जीवन के बारे में जानें, लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम इनके जीवन पर डायरेक्टली सवाल पूछते हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे तौर पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये स्कूल किसने स्थापित किया, ये अखबार किसने चलाया, ये सोसाइटी या ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया। तो वो सारी चीजें तो हम यहां पर पढ़ने ही वाले हैं। तो देखिए, तिलक जो है उनका फोकस इंग्लिश पर आ गया था। उन्हें यह बात समझ में आ गई धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार को ऑब्जर्व करके कि जो बच्चों का या फिर हमारी सोसाइटी का भविष्य है उसमें इंग्लिश की काफी अहमियत रहेगी। अगर अंग्रेजी सरकार से लोहा लेना है या फिर प्रशासन में भी जाना है तो इंग्लिश अच्छी होनी आवश्यक है, और इसीलिए उन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई पर काफी जोर दिया। और ओवरऑल इस न्यू इंग्लिश स्कूल का लक्ष्य था कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। ये स्कूल काफी अच्छा चल पड़ा और इसकी सफलता से इंस्पायर होकर इन्होंने एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर दी 1884 में।
और ये पूरी सोसाइटी थी जिसके कई स्कूल बनाए गए। आज के समय में 2021 की मैं बात कर रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 40 या 44 कुछ इनके स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं महाराष्ट्र के एरिया में आज भी। तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी काफी बड़े स्तर पर काम करती है और तिलक और इनके साथी ये धीरे धीरे कई शहरों में स्कूल खोलना शुरू कर देते हैं। आपने कई बार पुणे में फर्गसन कॉलेज का नाम सुना होगा। वो फर्गसन कॉलेज इसी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया था 85 में। इस कॉलेज का नाम फर्गसन के पीछे रखा गया था, जो उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे, लेकिन ये अंग्रेजों ने स्थापित नहीं किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा स्थापित ये कॉलेज है और फर्गसन कॉलेज आज भी बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट कॉलेज है। यहां पर तिलक खुद मैथमेटिक्स भी पढ़ाने लग गए थे। इन स्कूल्स को, कॉलेजेस को स्थापित करने के पीछे तिलक का लक्ष्य ये था कि भारत के बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना आए और साथ साथ में भारतीय संस्कृति का भी बोध हो, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा भी सीखें। तो इसीलिए उनका फोकस इंग्लिश लैंग्वेज पे काफी था, क्योंकि वो इंग्लिश को एक पावरफुल फोर्स के रूप में देखते थे जो लिबरल और डेमोक्रेटिक आइडियाज को भी आगे बढ़ाएगी और अंग्रेजों से लोहा लेने में भी हेल्प करेगी। इस सोसाइटी की स्थापना में कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इनकी सहायता करी थी। जैसे आजादी के आंदोलन में आपने MG रनाडे का नाम सुना होगा, वो भी इस सोसाइटी से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर मदद करी थी। कुछ साल बाद तिलक ने इसी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कुछ सदस्य जो थे सोसाइटी के वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे और कुछ पैसा आ रहा था, उसका हेरफेर हो गया था। तो एनीवेज तिलक को ये सब ठीक नहीं लगा, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया सोसाइटी से और अपना ध्यान फोकस किया कि जो पुराने मराठी और हिंदू त्योहार है उनको वापस धूमधाम से मनाया जाए। उन्हें लगा कि अगर धार्मिक त्योहारों के माध्यम से लोगों को एकत्रित किया जा सकता है, एक मंच पर लाया जा सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। देखो, तब तक क्या होता था कि त्योहारों को लोग अपने घर में सेलिब्रेट करते थे, लेकिन 1890s में बाल गंगाधर तिलक के कारण ये जो त्योहार है बड़े स्तर पर पब्लिकली सेलिब्रेट होने लगे। इसी साल 1890 में उन्होंने नई नवेली कांग्रेस को भी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस 85 में ही बनी थी, तो उसके कुछ साल बाद तिलक भी इससे जुड़ जाते हैं और कांग्रेस के भी वो धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट लीडर बनते हैं अगले 15 सालों में। तो तिलक ने यहां से इस्तीफा देने के बाद अपने जर्नलिज्म पर बहुत फोकस किया, क्योंकि उनको पता चला कि लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है तो अखबार एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो फिर इन्होंने अखबार के माध्यम से ये कल्चरल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में बात करी। तो इन्होंने 2 अखबार शुरू किए और वीकली थे दोनों, हफ्ते में एक बार छपा करते थे। इनका प्रकाशन ये खुद करते थे, इनका एडिटिंग भी ये खुद करते थे। पूरा अखबार तिलक के द्वारा चलाया जाता था। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। आप लोगों को लगता होगा कि अरे सारे नेता अखबार चलाते हैं, हम पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट में, इनका ये अखबार, उनका वो अखबार। इट इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। एक अखबार चलाना, उसको एडिट करना और उसको खुद प्रकाशित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। उसमें पैसा खर्च होता है, आपका समय खर्च होता है, आपकी मेंटल एनर्जी भी खर्च होती है। तो ये तो एक नहीं 2 अखबार चलाया करते थे, एक मराठी भाषा में जिसका नाम था केसरी और दूसरा अंग्रेजी भाषा में जिसका नाम था द मराठा। तो ये दोनों अखबारों के माध्यम से इन्होंने अपनी बातें जनता के सामने रखी और धीरे धीरे तिलक भी पॉपुलर हो गए और इनके द्वारा कही गई बातें कि फेस्टिवल को बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करो, ये भी बहुत पॉपुलर हो जाता है। तिलक को ऐसा लगता था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है या फिर जो कांग्रेस के नेता हैं वो बहुत ही एक छोटे वर्ग तक सीमित हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे वकील टाइप के लोग हैं वो इसमें थे। तो इन्हें लगता था कि इस मूवमेंट को बड़ा करने का एक ही तरीका है कि थोड़ा इसमें धर्म को भी शामिल करें, और हिंदू रिलीजियस सिंबलिज्म को इन्होंने काफी बड़े स्तर पर आंदोलन के साथ जोड़ने की कोशिश करी। तो इन्होंने मराठा स्ट्रगल जो था मुगल एम्पायर के खिलाफ, शिवाजी का जो स्ट्रगल था, उसको अच्छे से लोगों के सामने रखा और ये बताया कि जैसे मुगल्स के खिलाफ शिवाजी ने स्ट्रगल किया, उसी प्रकार से भारतीय लोगों को अब अंग्रेजों के सामने स्ट्रगल करना होगा। तो इस तरह से गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स के माध्यम से जनता के दिल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने भावनाएं तैयार करनी शुरू करी। उसके बाद नौजवानों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए उन्होंने कई सारे अखाड़ा और लाठी क्लब्स को चलाना शुरू किया, उनको मतलब स्थापित करवाया। तो मेनली बॉम्बे और पुणे क्षेत्र में ही ये काम करते थे, लेकिन महाराष्ट्र के कई गांव कस्बों में इस तरह के क्लब्स तिलक के इंस्पिरेशन के कारण शुरू होते हैं। फिर उन्होंने कई गौ रक्षा समितियां भी बनवाई। अब यहां पर आपसे यूपीएससी मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि धर्म और राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से तिलक ने जोड़ा, या फिर वो कितना सही कितना गलत था, उस पर आपकी टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। तो इन बातों को आपको, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना जरूरी है। तो 1890 के दशक में तिलक की गतिविधियों के कारण पूरे तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोगों में एक जन जागृति आती है। लोग ब्रिटिश हुकूमत को उस नजर से देखना शुरू करते हैं जो वो एक्चुअली में थी। और 1897 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसने तिलक को लोकमान्य बना दिया। तो अभी तक लोकमान्य उनका नाम नहीं था। 1897 में क्या हुआ था कि प्लेग फैल गया था। पुणे, बॉम्बे और महाराष्ट्र, क्या भारत के कई शहरों में प्लेग फैला था, लेकिन पुणे और बॉम्बे की स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि ये सिटीज काफी बड़े थे और प्लेग इनमें बहुत तेजी से फैला था और कई लोगों की उसमें डेथ हो गई थी।
तो इसी प्लेग के दौरान अंग्रेज एक कानून लेकर आए, एपिडेमिक एक्ट, जो भारत सरकार ने 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान फिर से इस्तेमाल लिया था। हालांकि उसके अब बहुत सारे क्लॉज चेंज हो चुके हैं, लेकिन ओरिजिनली वो कानून इसी प्लेग के कारण लाया गया था 1897 में। तो इस कानून में ऐसी बातें लिखी थी कि अंग्रेज सरकार या हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल हैं वो चाहे जिस घर में घुस सकते हैं, सबका सामान चेक कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं अनहाइजीनिक कंडीशन है, क्योंकि उस समय यही माना जाता था कि जो गंदगी में रहता है वही प्लेग फैलाता है। तो जहां पर भी अनहाइजीनिक कंडीशन देखी जाएगी उनका सामान जला दिया जाएगा। मतलब एक लोगों के घर में कभी भी घुसना क्या होता है ना कि आपकी इज्जत की बात आ गई, भाई घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो इसीलिए ये तिलक जैसे राष्ट्रीय नेताओं को बहुत ही गलत बात लगी थी। ऐसा लगा था कि ये भारतीयों की इज्जत नहीं है इस कानून में, और महिलाओं और बच्चों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करी गई है। तो इस कानून के खिलाफ तिलक ने बहुत कुछ लिखा अपने अखबारों में, और जून 1897 में इन्होंने स्पेसिफिकली पुणे के कमिश्नर रैंड, उनके नेतृत्व में ही ये सारा काम हो रहा था, घरों की तलाशी वगैरह, इनके खिलाफ तिलक ने एडिटोरियल्स लिखे। और इसमें इन्होंने भागवत गीता को कोट करते हुए ये लिखा कि जो भी व्यक्ति किसी ऑपरेसिव रूलर या तानाशाह की हत्या कर देता है तो वो गलत नहीं है, ऐसी बात इन्होंने लिखी थी। और ये एडिटोरियल उन्होंने लिखा, उसके कुछ ही दिन बाद दो नौजवान लड़कों ने जाकर कमिश्नर रैंड को गोली मार दी। तो दो जनों को मारी थी, रैंड और एक लेफ्टिनेंट कर्नल आयस्ट था। तो दो लोगों को गोली मार दी गई थी। उन दोनों भाइयों का नाम था चापेकर बंधु, दोनों पूना के ब्राह्मण थे। दोनों चापेकर बंधु तिलक की राइटिंग से काफी इंस्पायर्ड थे, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने कहा कि ये केवल इंस्पायर्ड नहीं थे बल्कि तिलक इस हत्या में उनके साथ शामिल थे, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। ठीक है, तो इस तरह से तिलक पर देशद्रोह का, सेडिशन का आरोप लगाया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जब ये ट्रायल चला तो उस समय डेली इसकी अखबारों में रिपोर्टिंग होती थी, और तिलक को यहाँ पर दोषी पाया गया कि आप सेडिशन के दोषी हैं, और उनको 18 महीने की जेल की सजा होती है। लेकिन इस ट्रायल और उसके बाद हुई सजा के दौरान तिलक इतने पॉपुलर हो गए कि उन्हें एक टाइटल दे दिया गया लोकमान्य का। इसका मतलब ये होता है कि जो जनसाधारण को प्यारा हो, द बिलवेड लीडर ऑफ द पीपल। तो बाल गंगाधर जब 1.5 साल बाद जेल से बाहर आते हैं तो उसके बाद वो बाल गंगाधर नहीं रहे, लोकमान्य तिलक हो गए हमेशा के लिए। अच्छा, इसी 1.5 साल के कारावास के दौरान तिलक ने अपनी स्वराज की जो फिलॉसफी है वो डेवलप करी, और जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो लगातार स्वराज के बारे में बात करते हैं। इसके पहले वो स्वराज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अब वो सारा फोकस अपना स्वराज पे रखेंगे। और स्वराज का जो ये नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने खुद ने इजाद नहीं किया था, ये भी आपको बता दूं। तिलक के एक साथी थे जोसेफ बाप्तिस्ता, इन्होंने ये बात कही थी सबसे पहले, और तिलक ने ये नारा इनका काफी आगे बढ़ाया। अब आज के समय में हम इसको तिलक से ही एसोसिएट करते हैं, बट ओरिजिनली दिस स्लोगन वाज गिवन बाय जोसेफ बाप्तिस्ता। ठीक है, ये क्रिश्चियन व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े रहे, तिलक के बहुत अच्छे एसोसिएट थे, आगे चलकर बॉम्बे के मेयर बने थे, मतलब पॉलिटिक्स में भी आए थे लेटर ऑन इन लाइफ। तो जोसेफ बाप्तिस्ता ने ये बात कही थी। एक बात और याद रखना कि ये तिलक पर चलने वाला पहला देशद्रोह का मुकदमा था। टोटल 3 बार उनके जीवन में उन पर सेडिशन का या देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। जेल से बाहर आने के बाद तिलक और उनका स्वराज का नारा काफी पॉपुलर हो गया। कांग्रेस के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता के रूप में तिलक उभरने लगे थे। और 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, उस समय तिलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स जिन्होंने ये बात कही कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, कर्जन को अपना फैसला वापस लेना होगा। तो इन्होंने सबसे पहले ये सुझाव दिया, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर गर्म दल के नेता थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश सामान को बहिष्कार कर देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए। और धीरे धीरे उनकी जो ये डिमांड है ये स्वदेशी मूवमेंट का रूप ले लेती है। तो देखिए, तिलक ने कांग्रेस पार्टी में भी कई बदलाव लाने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि अभी तक जो ये प्रेयर, पिटीशन, परसुएशन हम करते आ रहे हैं कि सब कुछ संवैधानिक तरीकों से होगा, ये काम नहीं कर रहा है। तो तिलक ने 1906 में कांग्रेस पार्टी के सामने एक प्रस्ताव रखा। इन्होंने कहा कि हमें अब गियर बदलना होगा, एक नए मोड में जाना होगा। इस मोड को हम कहेंगे पैसिव रेजिस्टेंस, यानी कि हम सरकार का विरोध करेंगे। और ये सारे पॉइंट्स जो थे इनके, उनको उस समय कहा गया टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक नई पार्टी के रूप में उभरना होगा, और इसके कुछ नए रूल्स होंगे, नए तरीके के हम प्रोटेस्ट करेंगे, और इससे जनता का जो बलिदान है वो हमें आज़ादी दिलाएगा, स्वराज दिलाएगा। पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी, बट स्वराज की बात थी। लेकिन कांग्रेस में उस समय हावी कौन थे? मॉडरेट नेता, यानी कि नरम दल के नेता, और ये बात उनकी स्वीकार नहीं हो पाई। लेकिन ये जो पूरी बातें हैं तिलक की कि पॉलिटिकल एक्शन लो, बहिष्कार करो, पैसिव रेजिस्टेंस करो, ये सब 15 साल बाद कांग्रेस करना शुरू करेगी, जब गांधी जी इसको पॉपुलराइज कर देंगे। तो अल्टीमेटली कांग्रेस ये सब करती है, लेकिन तिलक के कहने पर नहीं। तिलक जब ये बात कहते हैं तब कांग्रेस दो फाड़ हो जाती है। तिलक और उनके साथी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये एग्रेसिव नेशनलिस्ट के रूप में कांग्रेस पार्टी में उभरते हैं, और 1905 के बाद की राजनीति में ये काफी छाए रहते हैं। हालांकि इनमें से सभी को या तो जेल में भेज दिया गया था या फिर इन्होंने आंदोलन छोड़ दिया।
तो बाद में थोड़ा इनका आंदोलन फीका पड़ गया 1910 के बाद। लेकिन हाँ, 1900s का यानी कि 1900 से लेकर 1909 का जो टाइम पीरियड है, इसमें ये नेता काफ़ी हावी हो गए थे और इनका ऐसा मानना था कि प्रेयर, पिटिशन, परसुएशन से कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो समय आ गया है कि कुछ और तरीके अपनाया जाए ब्रिटिश सरकार को दबाव में लाने के लिए। तो इस समय काल को कई बार ईरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों की राइटिंग से इंस्पायर होकर कई सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज भी बनी थी जिन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म का रास्ता अपनाया। हालांकि उनमें से किसी भी सोसाइटी में इन नेताओं का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने हमेशा आरोप लगाया कि तिलक और घोष जैसे नेता ही इन सीक्रेट सोसाइटीज को एक तरह से चला रहे हैं, इंस्पिरेशनल फोर्स हैं उसके पीछे। अब तिलक इस समय अपने अखबारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और सरकार के साथ साथ वो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का भी क्रिटिसिज्म करते हैं। उनको ये चीज़ एक तो पसंद नहीं थी कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो समाज सुधार पर काफी फोकस कर रहे थे 1890s में खास करके। तिलक का ऐसा मानना था कि अगर भारत के समाज में, भारत के हिंदू धर्म में अगर कोई सुधार करना है तो वो करने वाले अंग्रेज नहीं होते हैं, और साथ ही साथ जो भी रिफॉर्म्स हैं वो पश्चिमी थॉट्स के अनुसार नहीं हो सकते। तो एक एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूं कि एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया था 1891 या 2 में। उस एज ऑफ कंसेंट बिल में यह था कि बच्चियों की शादी की उम्र यानी लड़कियों की शादी की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 करनी थी। तिलक ने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया, इसका विरोध भी किया था पब्लिकली। उनका यह कहना था कि ये धार्मिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप है, सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि लड़कियों की शादी किस उम्र में करवाई जाए, तो इसका मतलब इसको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरह से तिलक का मानना था कि सोशल रिफॉर्म वाले जो ये मूवमेंट्स हैं ये पॉलिटिकल स्ट्रगल से ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। तिलक ऐसा सोचते थे कि पहले आज़ादी ले लें, उसके बाद हम समाज में सुधार करेंगे। तो पहला स्वराज टारगेट होना चाहिए, तो पॉलिटिशियंस को केवल इस पर फोकस करना चाहिए, ना कि समाज सुधार पर। तो ये एक थोड़ा सा तिलक का क्रिटिसिज्म है कि वो अपने अप्रोच में कंजर्वेटिव थे। समाज की दृष्टि से देखो या फिर धर्म की दृष्टि से देखो तो वो काफी कंजर्वेटिव नजरिया रखते थे। खैर, अभी हम पॉलिटिक्स पर वापस आते हैं। तो मॉडरेट्स और एग्रेसिव नेशनलिस्ट के बीच में जो ये टकराव था, कांग्रेस के नरम और गर्म दल के नेताओं के बीच का ये टकरार था, ये बढ़ता जाता है। गर्म दल के नेता कहते हैं कि मॉडरेट्स अंग्रेजी हुकूमत के वफादार हैं, वहां पर लॉयल हैं, और ये छोटे मोटे रिफॉर्म्स की जो डिमांड करते रहते हैं उससे कुछ होना नहीं है। हमारा लक्ष्य स्वराज्य होना चाहिए, यानी कि भारतीयों के द्वारा खुद का भारत के ऊपर शासन, और ये छोटे मोटे रिफॉर्म्स ये स्वराज लेकर नहीं आने वाले हैं। तो ये सब मामला चल ही रहा था। इस बीच में कांग्रेस में एक स्प्लिट हो जाता है 1907 में, सूरत स्प्लिट इसे कहते हैं, हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सेशन में पार्टी दो फाड़ हो जाती है और इसमें लाल बाल पाल जैसे नेता कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। सूरत स्प्लिट का फायदा उठाकर कांग्रेस सरकार इन सभी नेताओं पर, लाल बाल पाल जैसे नेताओं पर कई सारे आरोप लगाती है देशद्रोह के, आतंकवाद को बढ़ावा देने के। देखो, जिसको हम मिलिटेंट नेशनलिज्म कहते हैं उसे अंग्रेज सरकार उस समय टेररिज्म कहती थी। तो अंग्रेज सरकार का यही कहना था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, कि जितनी भी मिलिटेंट नेशनलिस्टिक सोसाइटीज थी या जो सीक्रेट सोसाइटी थी जैसे अनुशीलन समिति बंगाल में, इन सबको इंस्पिरेशन औरबिंदो घोष या फिर तिलक जैसे नेता दे रहे थे। तो अंग्रेजी सरकार ने इनको सबसे पहले अरेस्ट किया, क्योंकि देखो पब्लिक फेस यानी कि दुनिया के सामने ये नेता रहते थे, बाकी वो अनुशीलन समिति के सदस्य तो सब अंडरग्राउंड रहते थे, मतलब कि कोई पब्लिक लाइफ में ऐसे इन्वॉल्व नहीं था। तो इसीलिए इन नेताओं को अरेस्ट किया गया और इन पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए। तो तिलक पर 1909 में दूसरा देशद्रोह का मुकदमा चलता है, और ये जो मुकदमा था इसमें इनके लॉयर थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने तिलक को 2 बार डिफेंड किया। 1916 में भी इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला था, उसमें भी फिर से इनके वकील जिन्ना थे। तो 1909 में तो जिन्ना इनको नहीं बचा पाए। काफी कंट्रोवर्शियल ये निर्णय था, इसमें तिलक को सजा दी गई थी, क्योंकि तिलक पर तो आरोप भी इतने फ्लिमजी से थे। आप देखो 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी खुड़ीराम बोस ने एक जज पर बम फेंक दिया था। उसके बाद तिलक ने ये लिखा कि ये बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया है, तो तिलक ने अपने अखबार में उसको जस्टिफाइड ठहराया। इसके बेसिस पर, सिर्फ लिखने के बेसिस पर तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। बॉम्बे में घटना हुई थी, बिहार में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, लेकिन आरोप यहां पर लगाए गए तिलक पर बॉम्बे में कि आप उस घटना के माध्यम से देशद्रोह को बढ़ावा दे रहे हो। सेडिशन के चार्जेस इन पर लगाए गए, और इतना कंट्रोवर्शियल केस था क्योंकि इसमें जज डी डावर ने, दिनशॉ डावर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने तिलक पर पर्सनल टिप्पणियां कर दी थी इस केस के दौरान, जो कोई जज करता नहीं था, एटलीस्ट उस समय तो बिल्कुल नहीं करता था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1897 वाला जो केस था ना, कमिश्नर रैंड की हत्या वाला और जो सेडिशन केस था, उस समय ये डी डावर एक वकील थे और इन्होंने तिलक का केस लड़ा था। मतलब 97 में ये तिलक को बचा रहे थे सरकार से, बाद में ये जज बन गए थे, और जब ये केस आया तो ये जस्टिस डावर के बेंच के पास जाता है और इन्होंने तिलक को कड़ी से कड़ी सजा दी। 6 साल की सजा दी गई सिर्फ एक अखबार में लेख लिखने के कारण।
और सजा भी इतनी सख्त दी गई कि भारत में नहीं, म्यांमार की जेल में उनको भेजने का निर्णय दिया गया। सो तिलक वॉज डिपोर्टेड टू मैंडले। मैंडले बर्मा में स्थित है, आज का जो म्यांमार देश है, वहां की जेल में इन्हें भेजा गया, अपने देश से दूर, ताकि ये जेल में रहकर चिट्ठियां लिखकर किसी को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। और इनको 6 साल की सजा दी गई, जो उस समय अनप्रेसिडेंटेड थी। मैंडले की जेल की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, लगातार वहां बारिश होती थी, बहुत ही मतलब कंडीशंस बहुत खराब थी, जेल के अंदर पानी वानी टपकता था। और तिलक की उस समय काफी तबीयत खराब हो गई, मतलब इन 5 सालों में जब वो जेल में थे तो उनकी हेल्थ बहुत सफर करती है। खैर, इसके बावजूद इन्होंने अपनी लेखनी को जारी रखा और इस जेल के समय में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तो तिलक की जितनी भी किताबें हैं, राइटिंग्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली इन पर सवाल आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी किताब थी श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। तो गीता पर जो इनकी टिप्पणी है वो आज भी कई जगह पढ़ी जाती है। इन्होंने गीता के पुराने इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा चेंज किया। अभी तक ये माना जाता था कि गीता बताती है संसार में त्याग का महत्व, लेकिन तिलक के अनुसार गीता बताती है इंसानियत की सेवा कैसे करें उसका महत्व। तो इन्होंने गीता का काफी एक अलग और इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन लिखा है। पहले 1893 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, द ओरायन रिसर्चेस इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदा। तो वेद के ऊपर इन्होंने 2 किताबें लिखी, पहली वाली ये थी और दूसरी काफी इंपॉर्टेंट, आर्कटिक होम इन द वेदास। इसमें इन्होंने कहा था कि जो वैदिक कल्चर है उसका डायरेक्ट फॉलोअर है हिंदू रिलीजन, और आर्यंस जो हैं ये आए थे आर्कटिक से, जो बर्फ से ढका हुआ पोलर एरियाज हैं, रशिया यूरोप वाले जो आर्कटिक रीजन्स हैं, वहां से भारतीय लोग यानी कि आर्य लोग आए हैं और यहाँ पर आकर बाद में हिंदू रिलीजन आता है, और वो हिंदू रिलीजन डायरेक्टली वैदिक संस्कृति का फॉलोअर है। इन्होंने इस किताब में गॉड्स के बीच में भी कंपैरिजन किया। तो जैसे जो नॉर्स माइथोलॉजी जो स्वीडन नॉर्वे वगैरह में फॉलो करी जाती है, उसमें एक इंपॉर्टेंट भगवान होते हैं थॉर। जी हाँ, थॉर भगवान है, केवल कॉमिक बुक कैरेक्टर नहीं है। वो जो कॉमिक कैरेक्टर है वो इसी नॉर्स माइथोलॉजी पे आधारित है। तो थॉर जो है वो गॉड ऑफ थंडर होता है, तो वो जो हथौड़ा लेके अपना मतलब बिजलियां कड़का देते हैं, वो वाले भगवान है। इनमें और इंद्र भगवान में समानताएं तिलक ने बताई थी। तो उस समय कोई भारत में जानता ही नहीं था कि नॉर्स माइथोलॉजी क्या होती है, और उसके बारे में तिलक ने लिखा था। तो इनका कहना था कि जब आइस एज शुरू हुई तो उसके बाद आर्यंस यहाँ पर साउथ में आ गए थे। हालांकि ये थियरी प्रूवन नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आर्यंस के बारे में अभी वैसे भी बहुत डिबेट चलता है, तो जब भी डिबेट चलता है तो उसमें ये थियरी भी जरूर मेंशन होती है। 1914 में तिलक को जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और 6 साल का जेल का कारावास पूरा नहीं करते, लेकिन 5 साल ये जेल में रहे। जेल से जैसे ही बाहर आए तो लोगों को लगा कि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, शायद ये रिटायर हो जाएंगे पब्लिक लाइफ से, लेकिन इन्होंने आते ही राजनीति में फिर से कदम रखा और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी, और होम रूल के माध्यम से स्वराज की बात को इन्होंने एक फॉर्मल तरीके से सामने रखना स्टार्ट किया। उसी समय एनी बीसेंट भी होम रूल लीग स्टार्ट करती हैं, लेकिन इनकी होम रूल लीग थोड़ी अलग थी और तिलक की अलग, लेकिन दोनों आपस में कोलैबोरेट करते थे। लेकिन जेल में रहने के कारण तिलक थोड़े से धीमे भी पड़े थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने स्वराज की बातें कहना बंद कर दिया, लेकिन हाँ, उनका जो एक 10 साल पहले जो जोर शोर से कहने का तरीका था वो थोड़ा सा मेलो डाउन होता है। और एक बात बहुत ही आश्चर्यचकित करती है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ 1914 में, तो तिलक ने इसमें ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट किया। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी वाइस रॉय को कि अभी हम भारतीय लोग जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि तुम पर हमला हुआ है तो हम भी एम्पायर की सहायता करेंगे। और तिलक ने कई जगह अपनी स्पीचेस में, अपने भाषणों में नौजवानों को प्रेरित किया कि आप आर्मी ज्वाइन करो, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करो और लड़ाई में सहयोग करो। तो आज से 10 साल पहले शायद तिलक, मतलब 1904-5 में शायद तिलक ऐसी बातें नहीं कहते, लेकिन 1914 में इन्होंने ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट किया था। खैर, तिलक ने होम रूल लीग के माध्यम से एक बड़ा प्रोग्राम चलाया, कई लोगों को अपने साथ जोड़ा, और ये सब कांग्रेस से वो अलग कर रहे थे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा अपने मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स में करी है, प्लीज आप उसको देखिएगा। तो ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है ये चल रहा था, और उसी समय वो कांग्रेस पार्टी को भी फिर से ज्वाइन करते हैं। 1916 में लखनऊ में सेशन होता है, तो जो सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का, वो कांग्रेस अब फिर से एक हो जाती है तिलक के रीज्वाइन करने के बाद। और इसी समय लखनऊ सेशन में इन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाओ। तो तिलक को इन्होंने स्वागत तो कर लिया पार्टी में, लेकिन इनका वर्किंग कमेटी का जो ये आइडिया है ये ओके नहीं किया गया। ये मॉडरेट्स ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, इसको नहीं करेंगे। लेकिन 4 साल बाद गांधी जी के कहने पर यह वर्किंग कमेटी का आइडिया ओके कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी लखनऊ सेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ पैक्ट साइन किया, और उस समय मुस्लिम लीग को मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे। और इस पैक्ट के पीछे तिलक और जिन्ना की जो पर्सनल रिलेशनशिप थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर बन जाते हैं। 1918 में तिलक इंग्लैंड गए और होम रूल लीग
को वहां पर उन्होंने पॉपुलर करने की कोशिश करी। ये कोशिश करी कि इंग्लैंड के लोगों को ये पता चले कि भारतीय लोगों पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपनी सरकार पर दबाव बनाएं। और उसी समय लेबर पार्टी इंग्लैंड में थोड़ी पॉपुलर हो रही थी, तो तिलक ने उस समय लेबर पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाए, कई नेताओं से वो मिले भी वहां पर, और आगे चलकर ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि अल्टीमेटली भारत को आज़ादी लेबर गवर्नमेंट ने ही दी थी। 1947 में लेबर गवर्नमेंट थी जब भारत को आज़ादी मिली। लेबर पार्टी हमेशा से थोड़ी लिबरल रही है अपने सोच विचार में, खास करके एम्पायर के जितने भी कॉलोनीज हैं उनको इंडिपेंडेंस देने का जो विचार है वो लिबरल थॉट जो है वो लेबर पार्टी में ही ज़्यादा था। जब कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में होती थी तो वो कभी भी भारत या अन्य कॉलोनीज को आज़ाद करने के बारे में कोई चर्चा नहीं करती थी। एक और कारण था जिसके लिए तिलक को इंग्लैंड जाना था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कारण है, वैलेंटाइन कायरोल पर केस दायर करना। देखो, कायरोल कौन था? लंदन टाइम्स अखबार था उस समय का। टाइम्स बहुत बड़ा अखबार था, आज भी है, और उस समय का तो टॉप मोस्ट अखबार था। तो उसका एक एडिटर हुआ करता था जिनका नाम था सर वैलेंटाइन कायरोल। बहुत बड़े लेखक थे अपने ज़माने के ये। कायरोल ने 1910 में एक किताब छापी थी जिसका नाम था द इंडियन अनरेस्ट, यानी कि भारत का उपद्रव। अनरेस्ट का मतलब होता है उपद्रव। तो भारत में जो मिलिटेंट गतिविधियां चल रही थी, मिलिटेंट नेशनलिज्म जो चल रहा था, चापेकर बंधु, खुड़ीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी ने जो बम फेंके थे, इन सब घटनाओं से प्रेरित होकर कायरोल ने यह किताब लिखी। और कायरोल का कहना था कि भारत में जो ये अनरेस्ट है ये पूरी तरह से तिलक के कारण है। तिलक को इस किताब में कहा गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कि भारत में ये जितने भी उपद्रवी हैं इनके लीडर कौन है, इनको इंस्पायर कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक। और इसी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की उपाधि को कई बार हिस्टोरियंस या कई सारी टेक्स्ट बुक्स गलत तरीके से लिख देती हैं, और तिलक को कहा जाता है फादर ऑफ टेररिज्म अंग्रेजी सरकार के अनुसार। तो देखो, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। कुछ साल पहले राजस्थान बोर्ड की किताबों में इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक्चुअली में ना तो ब्रिटिश सरकार ने इनको फादर ऑफ टेररिज्म कहा था, इनको एक इंडिपेंडेंट राइटर ने अपनी किताब में और अखबार के कॉलम्स में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। फादर ऑफ टेररिज्म इनको कहीं नहीं कहा गया। हालांकि अंग्रेजी सरकार उस समय इन नेशनलिस्टिक गतिविधियों को आतंकवाद ही कहती थी। वो लोग अपनी रिपोर्ट में प्रफुल्ला चाकी को आतंकवादी लिखते थे। हम भारतीय लोग उनको आतंकवादी नहीं मानेंगे और नहीं मानते थे तब भी। चलिए, तो मैं वापस इस पर आ जाता हूं, कायरोल पर। तो देखो, कायरोल तो पूरी तरह से एक इंपीरियलिस्ट व्यक्ति था, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखने वाला आदमी था। उसको लगता था कि भारत के लोगों पर हम शासन कर रहे हैं तो भारत के लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह की सोच वाला ये व्यक्ति था। अब जब ये आर्टिकल छपे थे तो तिलक उस समय जेल में थे। तो तिलक को गुस्सा तो काफी आया है देखकर कि जब मैंने अपनी लाइफ में कभी हिंसा के लिए किसी को नहीं कहा, मतलब तिलक ने ये बात कभी नहीं कही थी कि भारत के लोग हथियार उठा लें, बम फेंकें और हम मतलब हिंसा से अपनी आजादी ले लें या स्वराज ले लें, ये बात तिलक ने कभी नहीं कही थी। फिर भी कायरोल ने अपनी किताब में और आर्टिकल्स में जब उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा तो तिलक को काफी बुरा लगा, और तिलक ने डिसाइड किया कि मैं इनके ऊपर केस करूंगा। लेकिन ये केस लंदन में करना पड़ता, और इसके लिए तिलक जेल से छूटने के कुछ साल बाद लंदन जाते हैं और इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तिलक ये केस हार गए। इसका फैसला आता है फरवरी 1919 में। 1-1.5 साल तक केस चला भी था और केस काफी लंबा खिंच गया था। और आपको बता दूं कि लंदन में केस करने के कारण तिलक पर बहुत फाइनेंशियल बर्डन आ गया। उन्होंने अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको गिरवी रख दिया था इस केस को फाइनेंस करने के लिए। जब वो केस हार गए तो उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको एकदम से टेंशन हुई कि अगर ये प्रिंटिंग प्रेस बिक गई तो मराठा केसरी अखबार का क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन का क्या होगा, तिलक के विचार बाहर तक कैसे जाएंगे। तो इसीलिए उनके सपोर्टर्स ने भारत में तिलक पर्स फंड की शुरुआत करी। आम जनता से पैसे मांगे गए कि बाल गंगाधर तिलक ने हमारे लिए, हमारी देश की इज्जत के लिए ये केस लड़ा था और इसीलिए उनका जो ये केस का एक्सपेंस है उसमें हमें मदद करनी चाहिए। तो तिलक पर्स फंड जो है ये 1919 में कई लोगों ने इसमें इनको सहायता दी और अपनी मर्जी से लोग आकर इसमें पैसे देकर जाते थे। और 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ उस समय गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि तिलक ने देश के लिए इतना किया है, उन्होंने ये वाला केस भी लड़ा, केस हार गए लेकिन फिर भी केस लड़ने में जो खर्चा हुआ इसलिए तिलक का सपोर्ट करना चाहिए। और इसीलिए जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है और उसी दिन तिलक की भी मृत्यु हो जाती है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना दिया जाता है तिलक फंड। और जैसे ही ये घोषणा होती है उसके कुछ ही हफ्तों में तिलक फंड के अंदर बहुत पैसे आ जाते हैं। तो मतलब गांधी जी जो हैं उन्होंने तिलक की मतलब याद में, तिलक को सम्मान देते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाया तिलक को। और जो तिलक का सपना था कि भारत में आज़ादी कैसे आएगी, देश में ब्रिटिश सरकार पर दबाव कैसे बनेगा, हड़ताल से, विरोध प्रदर्शन से, बॉयकॉट से, वो सारा सपना गांधी जी ने पूरा किया। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जो हैं, 3 बड़े आंदोलन करने के बाद फाइनली भारत को आज़ादी मिलती है। और तिलक उन पहले नेताओं में से हैं जिन्होंने 1890s में स्वराज की बात कही थी। जिस समय
कांग्रेस के नेता केवल सिविल सर्विसेज में उम्र बढ़ाने की बातें करा करते थे। उस समय तिलक ने स्वराज का सपना देखा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कई बार देशद्रोह का आरोप लगने के बावजूद, इतने साल जेल में रहने के बावजूद भी तिलक ने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। आप ये आर्ग्यू कर सकते हो क्रिटिकली कि उनके जो लेख थे, खास करके 1890s में, जिसके चलते चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी थी, तो वो वायलेंस का इंसाइटमेंट था, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने उसमें भी कहीं नहीं लिखा था कि हिंसा करो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अंग्रेज अफसरों को जाकर मार दो। तिलक ने कभी भी पब्लिकली, ना कभी रैली में, ना कभी अपनी स्पीच में ये कहा कि हिंसा का सहारा लो। इनफैक्ट वो तो हमेशा हड़ताल, बॉयकॉट और इस तरह की चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, कि तिलक को फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाना चाहिए, ना कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हालांकि ये उपाधि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को दी जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाल गंगाधर तिलक भी इसके पूरे हकदार हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखें। और याद रखना कि किसी भी व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए किसी दूसरे को नीचा लाना जरूरी नहीं होता है। ये बहुत ही गहरी बात है, इस पर सोचना, विचार करना और कमेंट टाइप करने से पहले इस पर जरूर सोचना। इस लेक्चर का पीडीएफ आप pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप डिटेल में भारत के आज़ादी के आंदोलन या जितने भी टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, उनको कवर करना चाहते हैं, तो आप देश के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। यहाँ पर फ्री क्लासेस होती हैं जिनको स्पेशल क्लास कहा जाता है, और इसमें अब बहुत सारे नए फीचर्स हमने ऐड कर दिए हैं ताकि क्लासेस और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। तो अब यहाँ पर रेज अ हैंड या लेक्चर नोट्स या फिर पोल जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने ऐड किया है। तो स्पेशल क्लासेस में आइए, वीकेंड पर मेरी भी स्पेशल क्लासेस होंगी, उनको ज्वाइन कीजिए। और अगर आप पेड कोर्स लेकर एक टाइम टेबल के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आइकॉनिक और प्लस कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी एक मेंटोर के द्वारा, प्लस में आपको बाकी सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। जो भी कोर्स आप लें उस पर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं। तो आपको ये वाले प्राइसेस पे नहीं करने हैं। पे दिस प्राइस आफ्टर पुटिंग दिस कोड, रेफरल कोड महिपाल। ऑप्शनल की तैयारी भी यहाँ पर होती है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अभी ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उस पर बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन ये केवल 2 अगस्त की रात तक है। तो अभी के लिए तो 50,000 रुपए में आपको जीएस ऑप्शनल सबकी तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल कर दी गई है। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सटेंडेड वैलिडिटी और फ्री टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ ये सभी कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर 20 किताबों का, जीएस की किताबों का सेट भी पूरी तरह फ्री है। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लें, जस्ट ज्वाइन द न्यू बैच और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें विद अ टाइम टेबल। 19 अगस्त से मेरा मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है, तो अगर आप एक प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप 2021 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, 12 घंटे में पूरी हिस्ट्री मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इन्हें भी ज्वाइन कीजिए। अनलॉक कोड जहां पर भी पूछा जाए महिपाल कोड यूज कर लो। 8 अगस्त को जो कॉम्बैट आ रहा है उसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं अलॉन्ग विद स्कॉलरशिप्स, सो डू गिव कॉम्बैट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।